Hello, good morning, dear student. I am Kulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandrej Mode, Dosa. Today, I will be discussed about theory of structure subject, diploma, third year, civil branch, according to VTR syllabus. अपन डिस्कस कर रहे थे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एनी टाइप्स पे। यदि आप ये कहें कि कोई भी बीम है या धरन है जिसमें आप स्लोप और डिफ्लेक्शन का मान ज्ञात कर रहे हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात कर रहे थे। जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि यदि कोई भी बीम है, धरन है, जिस पर आपका प्रारंभिक बिंदु जहाँ पर मेंशन होता है, स्थिति उसकी मेंशन होती है प्रारंभिक स्थिति, उसके बाद यदि इस पर लोड लगा दिया जाए तो लोड लगाने के बाद ये जो बीम है, आपकी धरन है, इसमें क्या विकृति उत्पन्न हो जाती है। बंकन के कारण विकृति उत्पन्न हो जाती है। वो बंकन के कारण जब विकृति उत्पन्न होती है तो इसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो चेंज हो जाती है। तो जो चेंज हुई अवस्था और प्रारंभिक अवस्था के बीच की दूरी जो होती है, डिस्टेंस जो होती है, वो आपका विक्षेपण कहलाता है। और यदि इनके बीच में जो एंगल बनने वाला है, कोण जो बनने वाला है, वो आपका ढाल कहलाता था। क्या कहलाता था? ढाल कहलाता था। इसी प्रकार यदि आपको मैं ये कहूँ कि अलग अलग टाइप्स की बीम है, उस पर ढाल तथा विक्षेपण जो है उसके सपोर्ट्स पर डिपेंड करता है कि उस पर जो सपोर्ट है वो किस टाइप के लगे हुए हैं। लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि जो लोड है वो किस टाइप का लोड लगा हुआ है और किस टाइप की आपकी बीम है, कैंटिलीवर है या सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो इन चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो अपन डिस्कस करेंगे। इसके काफ़ी मेथड है, जैसे मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि द्विसमाकलन विधि के द्वारा, डबल इंटीग्रेशन मेथड इंग्लिश में कहते हैं, मैकाले विधि और क्षेत्रफल आघूर्ण विधि के माध्यम से ये स्लोप तथा डिफ्लेक्शन ज्ञात किए जा सकते हैं। तो आज अपन डिस्कस करेंगे द्विसमाकलन विधि का। किसका? द्विसमाकलन विधि का। द्विसमाकलन विधि के माध्यम से आपको ढाल तथा विक्षेपण ज्ञात करना होता है। अलग अलग टाइप्स की बीम हैं, उनके अंदर अलग अलग मेथड आपने लिए हैं। यदि अब मैं बात करूँगा कि कोई बीम है, तो अपना जो टॉपिक है वो ये है कि एक बाहुधरण में द्विसमाकलन विधि द्वारा ढाल तथा विक्षेपण ज्ञात करना। यानी आपको एक बीम दी हुई है और एक बीम दी हुई है जिसके अंदर ढाल तथा विक्षेपण ज्ञात करना है। ढाल तथा विक्षेपण ज्ञात करना है कब? जब आपको स्वतंत्र सिरे पर आपको एक बिंदु भार कार्यरत कर रहा है। कि आप ये कहेंगे कि एक स्वतंत्र सिरा है, ठीक है, आपको कैंटिलीवर बीम है। किसमें? कैंटिलीवर बीम है। सपोज दैट मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ कि ये आपकी कोई कैंटिलीवर बीम है। इस तरीके से ये मेंशन है कि ये आपकी कोई कैंटिलीवर बीम है और इस कैंटिलीवर बीम पर मुक्त सिरे पर क्या कहा है कि स्वतंत्र सिरे पर एक बिंदु भार कार्यरत है। यहाँ पर यदि आप स्वतंत्र सिरा है, इस पर यदि आप एक लोड अप्लाई कर देते हैं, माना कि W लोड इस पर अप्लाई किया गया है, माना कि ए बी धरण है। क्या है? ए बी धरण है। तो आपको ढाल तथा विक्षेपण ज्ञात करना है। ढाल तथा विक्षेपण ज्ञात करना है। यदि मैं आपसे कहूँगा कि ये जो बीम है, इस पर लोड लगाने के बाद इसकी जो अवस्था है वो इस तरीके से चेंज हो जाती है। लोड लगाने के बाद ये चेंज हो जाएगी। तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बी बिंदु पर, ये वाला पार्ट, मैंने आपसे कहा था कि विक्षेपण क्या होता है कि आपको जो प्रारंभिक अवस्था होती है और प्रारंभिक अवस्था के बाद यदि उसको लोड लगाने के बाद उसकी जो चेंजिंग अवस्था है, ये वाली जो नीचे मैंने मेंशन की है, इसको डैश डैश से दर्शा देते हैं चाहे आप चाहो तो। ये जो लोड लगाने के बाद की अवस्था है, इनका बीच का जो डिफरेंस है वो आपको कहलाएगा विक्षेपण। और इनके बीच का जो एंगल है, कहीं पर भी आप निकाल के देखें, ये यहाँ निकाल रहे थे, यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल के एंगल बताएंगे, तो ये आपका होता है ढाल। क्या होता है? ढाल। तो ये कितनी इसकी क्वांटिटी होती है, कितनी इसकी वैल्यू होती है, उसे ज्ञात करेंगे। ये बाई से नोट होता है विक्षेपण, और ये थीटा जो है वो आई से या थीटा से नोट होता है। ये एंगल जो है या तो आई या फिर थीटा से नोट करते हैं। ये आपका विक्षेपण होता है। यदि मैं आपसे कहूँगा कि इसको सर किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको कोई धरण दी हुई है और कौन सी दी है? कैंटिलीवर धरण है। और कैंटिलीवर धरण में आप देख रहे हैं कि ए भी एक धरण है जिस पर W लोड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? W लोड लगा हुआ है। अब आप ये कहेंगे कि थोड़ी अगर आप लिखना चाहें कि माना ए बी एक बाहुधरण है, एक बाहुधरण है। माना एक ए बी बाहुधरण है जिसकी लंबाई कितनी है? यदि मैं मानूं कि यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? L है। कितनी है? L। माना इसकी लंबाई L है। कितनी है? L है। और आप ये कहेंगे कि दाएं और मुक्त सिरे पर और
और दाएं और दाईं ओर, या इस तरीके से लिख लीजिए, दाईं ओर मुक्त सिरे पर, दाईं ओर मुक्त सिरे पर, मुक्त सिरे, दाईं ओर मुक्त सिरे पर, मुक्त सिरे पर W बिंदु भार, W बिंदु भार, W बिंदु भार कार्यरत है, W बिंदु भार कार्यरत है, W बिंदु भार कार्यरत है। आप ये कहेंगे कि आपका कोई धरण है जिसका आपने कहा है कि ए बी है, बाहु धरण है जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई L है, कितनी है, L है। और आप ये कहेंगे कि दाएं ओर मुक्त सिरे पर इस पर क्या है, बिंदु भार, W बिंदु भार कार्यरत है। कितना है, W बिंदु भार कार्यरत है। तो यदि आप ये कहें कि आप इससे आगे प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वो E है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है I, वो I है। तो ये मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें नीचे लिख सकते हैं कि ये जो आपकी धरण दी हुई है, धरण के लिए क्या प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, E है, तथा जड़त्व आघूर्ण क्या है, I है। जड़त्व आघूर्ण I है, इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, E है। एंड जड़त्व आघूर्ण क्या, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण जो आपको दिया हुआ वो क्या होता है, I होता है। किसके लिए, इस धरण के लिए। तो अब आपको क्या है कि ढाल तथा विक्षेपण ज्ञात करना है। क्या करना है, ढाल तथा विक्षेपण ज्ञात करना है, ढाल तथा विक्षेपण ज्ञात करना है। इस बीम के लिए ढाल तथा विक्षेपण ज्ञात करना है। तो आप क्या कहेंगे, ढाल तथा विक्षेपण ज्ञात करने के लिए, ढाल तथा विक्षेपण ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक काट मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काट मानना पड़ेगा। बी बिंदु जहां आपका मुक्त सिरा दिया हुआ है, इससे x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर एक काट मानेंगे। ये पॉइंट माना कि ये x पॉइंट है, कितना है, x पॉइंट है, x दूरी पर, x डैश आपने काट माना है। ये काट जो माना है, इस जगह पर आपको क्या है, मूवमेंट याद करना होता है। क्या करना होता है, मूवमेंट। यदि मैं तुमसे कह दूं x डैश काट पर आघूर्ण, काट पर आघूर्ण। यदि आप ये कहें x डैश काट पर आघूर्ण, यदि आप ये कह रहे हैं कि इस बिंदु पर काट का, इस काट जो काट दिया हुआ है उस पर आघूर्ण कितना होगा, बी बिंदु मुक्त सिरा, यहाँ पर W लोड अप्लाई किया गया है। तो आपको पता लग रहा है कि mx कितना, mx जो होता है x बिंदु पर वो कितना होगा, W लोड है, कितना है, W नीचे की ओर आ रहा है। तो आप इसको माइनस से नोट करेंगे, कितना, W डिस्टेंस कितनी है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको ये W लोड यहाँ लगा हुआ है, तो मूवमेंट इस तरीके से निकालते थे m, इस तरह इनकी लंबा दूरी x, कितना, x, और कोई फोर्स नहीं है, ये या। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर mx जो होता है वो कितना होता है, माइनस के wx। तो यदि मैं तुमसे कहूँगा, चूँकि आपने जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि मैंने आपसे कहा था एक इक्वेशन होती है EI d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस के mx। यदि ये समीकरण जो आपको मेंशन थी, समीकरण नंबर 1, इस समीकरण के अंदर, समीकरण 1 के अंदर, समीकरण 1 में mx का मान रखने पर, mx का मान रखने पर, यदि आप ये कहेंगे समीकरण 1 में mx का मान पुटअप करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो EI d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर होता है, dx स्क्वायर अपन, ये माइनस है ऑलरेडी, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या कहेंगे आप, wx समीकरण नंबर 2, wx समीकरण नंबर 2। अब आपको ये पता हो गया कि यदि आपको ये समीकरण आपको दी हुई है, EI d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, wx, कितना हो गया, wx। यदि मैं समीकरण 2 का यदि आप क्या करें, समाकलन कर दें, समीकरण 2 का क्या करें, समाकलन करें, प्रथम समाकलन, चाहे आप लिख सकते हैं प्रथम समाकलन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं समीकरण 2 का समाकलन करने पर, प्रथम समाकलन
करने पर या प्रथम समाकलन से यदि आपको जो समीकरण 2 है इसका समाकलन करेंगे, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि समीकरण 2 का समाकलन करने पर यदि आप समाकलन करेंगे तो ये जो वैल्यू है ई आई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ई आई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्लू, क्योंकि आप समाकलन करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो आपका ये जो वैल्यू है डब्लू कांस्टेंट रहेगा, एक्स का समाकलन करना होता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, डब्लू इंटू एक्स का जो समाकलन करते हैं तो ये क्या आता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि एक्स का जो समाकलन है वो क्या होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और कांस्टेंट प्लस C1 यदि मैं तुमसे ये कहूँगा इसकी जो मान है वो इस तरीके से है, और यदि मैं इससे कहें कि द्वितीय समाकलन, इसी समीकरण में क्या करें द्वितीय समाकलन, क्या द्वितीय समाकलन से यदि इसी समीकरण नंबर 2 का दोबारा समाकलन करें, या फिर ये कहें समीकरण नंबर इसको 3 दे दीजिए आप, समीकरण नंबर 3 का समाकलन करने पर तो आपको जो वैल्यू इक्वेशन आएगी ई आई, इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा बाई, इसका इंटीग्रेशन साइन इस तरीके से होता है वो लगाएंगे आप, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा डब्लू बाई 2 तो ये है ही ऑलरेडी x³ अपॉन 3 प्लस C1 यहाँ पर 1 है तो इसका कितना हो जाएगा x और C2, तो आप कह सकते हैं ई आई बाई बराबर WX³ अपॉन 6 प्लस C1 x प्लस C2, समीकरण नंबर 4। आप ये कहेंगे आपको समीकरण नंबर 4 और 3 के माध्यम से आपको ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात करना होता है, ढाल तथा विक्षेपण का मान का ज्ञात करना है। आप ये कहेंगे समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 में यदि आपको ये मेंशन हो रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जो पार्ट होता है किसका होता है ढाल का होता है, किसका होता है ढाल का होता है। और यदि मैं आपसे कहूँगा ये बाई जो वाला पार्ट है वो किसका है विक्षेपण का है, किसका है विक्षेपण का है। तो इस तरीके से आप क्या ढाल तथा विक्षेपण ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि x का मान कितना है। यदि आप ये कहें कांस्टेंटों का मान C1 और C2 का मान रख दें, और x का मान रख दें, तो किसी भी बिंदु पर आप ढाल तथा विक्षेपण ज्ञात कर सकते हैं। यदि मैं आपसे कहूँगा कि x बराबर 0 है, 0 कब होगा x बराबर, इसको यहाँ खींच लेंगे तो ये x बराबर 0 होगा, x बराबर 0 यहाँ पर होगा, तो x का मान इसके अंदर क्या है सारा पटअप हो जाएगा। इस x को खींचकर मैं काट को कहाँ ले आऊँ a बिंदु पर ले आऊँ, कहाँ पर ले आऊँ ये a बिंदु पर ले आऊँ, तो इसका x का मान कितना हो जाएगा x बराबर l हो जाएगा, तो इसी प्रकार यदि आप क्या कहें, इसी प्रकार आपको क्या करना है C1 तथा C2 का मान ज्ञात करना है, तो आपको सर्वप्रथम ये पता होना चाहिए कि आपको यदि x बराबर l ले लेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, यदि आप ये बिंदु पर देख रहे हैं इस बिंदु पर, तो यहाँ पर ढाल तथा विक्षेपण दोनों ही क्या है 0 है, क्योंकि इसकी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था क्या है सेम है, एक जगह पर है। प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था क्या है सेम है, एक जगह पर है। इस वजह से इसके अंदर न तो ढाल है तथा न ही विक्षेपण है। तो आप ये कहेंगे कि x बराबर l रखने पर dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और y बराबर भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है, जिनके माध्यम से आपको C1 तथा C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो मैं आपसे ये कहूँगा सिरों के लिए ये शर्तें जो आपके दी हैं, सिरों की शर्तें एंड कंडीशंस जो होती हैं, जब x बराबर l तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। ये जो समीकरण आपको दी हुई है समीकरण नंबर 3 में मान पुटअप करते हैं, समीकरण 3 में मान रखने पर तो आपके पास जो समीकरण 3 थी वो क्या आ जाएगी ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट W इंटू एक्स की जगह क्या आएगा L, तो L स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के C1, तो आप क्या कह सकते हैं C1 बराबर माइनस के WL स्क्वायर अपॉन 2, इसका मान C1 का मान आपका आ जाएगा
माइनस के डब्लू एल स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका C1 का मान है। नेक्स्ट यदि मैं आपसे कहूँगा कि ये जो शर्त आपने लगाई है, यदि इसी सेकंड शर्त, इसी शर्त को यदि आप ये कहें कि जब 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 x बराबर l देन y बराबर भी क्या होगा 0, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ए बिंदु पर प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था दोनों क्या है, सेम है। तो आपको क्या है कि यार इस x को खींच के यहाँ तक लाएं तो x बराबर l हो गया, तो इस जगह पे विक्षेपण भी क्या है, 0 है। तो ये है मान समीकरण 4 में रखने पर, यदि ये मान आप क्या रखें, समीकरण 4 में रखें, तो आपको पता है ई आई इंटू बाई का मान कितना 0, बाई का मान 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, डब्लू का मान डब्लू है और x की जगह क्या लिखा आपने l, तो एल क्यू अपॉन 6 प्लस C1 का मान जो था वो माइनस में था, C1 का मान इसमें C1 आएगा ना, तो माइनस के C1 का जो मान था वो कितना था, माइनस के डब्लू एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स का मान कितना L प्लस C2। तो आपको C2 का मान चाहिए, किसका, C2 का। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो C2 का जो मान आएगा वो आएगा आपके पास डब्लू एल क्यूब, ये स्क्वायर एल क्यूब आएगा, शायद एल क्यूब आएगा, ये 3 घात 3 हो जाएगी, इसकी घात 3, तो क्यों हुआ एल क्यू अपॉन 3 C2 का मान, किसका मान, C2 का मान, C2 इक्वल टू डब्लू एल क्यू अपॉन 3 इसका मान है। ये मान यदि आप समीकरण नंबर किसमें 3 और 4 में रख देते हैं, यदि C1 व C2 का मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर, समीकरण 3 व 4 में रखेंगे तो आपके पास ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात किया जा सकता है। ढाल तथा विक्षेपण का मान ज्ञात किया जा सकता है। जैसे यदि मैं आप एक मान पुटअप करके बताता हूँ, जैसे समीकरण नंबर 3 अपने पास थी ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डब्लू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1 का मान अपने पास है माइनस, इसको माइनस कर दें, माइनस डब्लू एल स्क्वायर अपॉन 2, ये आपके पास समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 4 तक दे दिया 5, समीकरण नंबर 5 हो जाएगा, समीकरण नंबर 5। और इसी प्रकार यदि आप ये कहें समीकरण नंबर 6 के अंदर भी अगर आप पुटअप करें तो ये क्या आ जाएगा, ई आई बाई अपॉन डब्लू एक्स क्यूब अपॉन 6, C1 का मान अपन को पता है माइनस के डब्लू एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स, और C2 का मान अपन को पता है डब्लू एल क्यू अपॉन 3, ये समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर 5 व 6 आपके ढाल क्या है, व्यापक समीकरण है। ढाल तथा विक्षेपण के व्यापक, कैसे, व्यापक समीकरण हैं। ढाल तथा विक्षेपण के व्यापक समीकरण हैं। यदि मुझे जिस बिंदु का ढाल तथा विक्षेपण ज्ञात करना होगा वो इनसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे सपोज दैट मुझे बी बिंदु पर ज्ञात करना है, कितने पर, बी बिंदु पर ज्ञात करना है, तो मैं बिंदु बी पर ढाल, यदि मैं बिंदु बी पर सिर्फ ढाल की बात करूंगा, बिंदु बी पर, तो ई आई पता है, ई आई ढाल को मैं क्या थीटा से नोट कर सकता हूँ, जैसे डी वाई अपॉन डी है, तो इसे आई से या थीटा से कर सकता हूँ बिंदु बी पर।
और आपका जो फोर्स है यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा बिंदु बी पर x बराबर क्या होगा 0, क्या होगा 0। आपको पता है बी बिंदु यहाँ है, यहाँ x वापस जाएगा तो यहाँ पर कितना 0 हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो मान पुटअप करेंगे समीकरण नंबर 5 में, किसमें, समीकरण 5 में, आपको जो समीकरण 5 है वो ढाल का व्यापक समीकरण है, यहाँ पर x पुटअप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, बजाय क्या पाए माइनस डब्लू एल स्क्वायर बाय 2। तो आप ये कहेंगे आई थीटा भी इक्वल टू माइनस के डब्लू एल स्क्वायर अपॉन 2, ये ई आई चला जाएगा तो ये ई आई। तो आप ये कहेंगे कि विक्षेपण जो होता है सॉरी ढाल जो होता है इस बिंदु पर वो कितना होगा आपके पास माइनस के डब्लू एल स्क्वायर माइनस के डब्लू एल स्क्वायर ई आई किस पर बिंदु बी पर। इसी प्रकार आप क्या है कि x बराबर एल 0 रखकर इस बिंदु पर विक्षेपण भी ज्ञात कर सकते हैं, किस पर बी बिंदु पर समीकरण नंबर 6 के अंदर पुटअप करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, डियर स्टूडेंट आप प्रैक्टिस करके देखना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आप जिस बिंदु पर निकालना चाहेंगे वहाँ पर इसमें समीकरण नंबर 5 और 6 के अंदर मान पुटअप करना। जैसे मैंने इस पर ढाल निकाला है x बराबर 0 रखकर, तो इसमें भी आप x बराबर 0 रखकर क्या है बिंदु बी पर, जैसे आपके पास बिंदु बी पर बाई बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये बाई बी का मान आ जाएगा, ठीक है। ये आता है डब्लू एल क्यू अपॉन 3 ई आई आएगा, डब्लू एल क्यू अपॉन 3 ई आई, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इस बिंदु पर चाहिए, मुझे पता है यहाँ पर ढाल का विक्षेपण क्या होता है 0 होता है, लेकिन यदि इन समीकरणों के अंदर मैं x बराबर l रखूंगा ना तो ये ऑटोमेटिकली क्या है 0 आ जाएंगे दोनों, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।